कैनॉट चेंज योर पास्ट बट योर पास्ट कैन चेंज यू। क्रिस्तोफ जाफरोलो की पुस्तक भीमराव अंबेडकर एक जीवनी जाति उन्मूलन का संघर्ष एवं विश्लेषण के पिछले एपिसोड में हमने एंटी अनटचेबिलिटी लीग से हरिजन सेवक संघ तक के माध्यम से गांधी और अंबेडकर के मध्यस्थ जो भी बातें थी उसके ऊपर चर्चा करी थी। किस तरीके से पूना पैक्ट के बावजूद भी डॉक्टर अंबेडकर का एक विश्वास जो था वो गांधी के ऊपर बना हुआ था कि अपने महात्मा होने के नाम के अनुरूप गांधी शायद अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। लेकिन 1935 तक आते आते डॉक्टर अंबेडकर का यह विश्वास भी टूट गया जब उन्होंने देखा कि गांधी जो है हर मसले पर रूढ़िवादी हिंदुओं के आगे घुटने टेक देते हैं। इन सभी बातों ने डॉक्टर अंबेडकर के मन में खासी कड़वाहट पैदा कर दी। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि अस्पृश्यता के उन्मूलन को स्वराज का केंद्रीय तत्व गांधी ने ही बनाया। ये क्रेडिट हम गांधी से नहीं छीन सकते। एक निष्पक्ष जांच के हिसाब से यदि आप सोचें तो आप पाएंगे कि अस्पृश्यों को एकजुट करने में सबसे अहम भूमिका जो थी गांधी की थी, या इनफैक्ट गांधी ही अकेले वो राजनेता थे जो अस्पृश्यों को हिंदुओं के साथ एक छतरी में खड़ा करने में कामयाब रहे। डॉक्टर अंबेडकर के हर प्रयास को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। किस तरीके से गांधी और अंबेडकर की वैचारिक लड़ाई में गांधी विजयी हुए, ये हमने पिछले एपिसोड में जाना था। और आज हम जानेंगे कि किस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर और आर्य समाज के बीच में मतभेद थे और किस तरीके से राजनीतिक कार्रवाइयों से डॉक्टर अंबेडकर का फाइनली जो मोह है वो भंग होने लगा था, उनका विश्वास डगमगाने लगा था। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। अंबेडकर और आर्य समाज। कुछ आर्य समाजी भी अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था के उन्मूलन के अंबेडकर के आह्वान से सहमत थे। उन्हीं में से संत राम भी एक थे जिन्होंने 1935 में अंबेडकर को लाहौर आमंत्रित किया था ताकि यह समझा जा सके कि जिन पर जाति व्यवस्था की आधारशिला रखी गई है उन धार्मिक विचारों को खत्म करने की अनिवार्यता से अंबेडकर का क्या आशय है। फुटनोट 77। B.R. Ambedkar, Annihilation of Caste, न्यू दिल्ली, आर्नोल्ड पब्लिशर्स, 1990, पेज 16 में उद्धृत। मगर संत राम को अंततः भाई परमानंद, हंसराज, राजा नरेंद्र नाथ और G.C. नारंग जैसे पुराने आर्य समाजियों के दबाव में यह कार्यक्रम रद्द करना पड़ा, क्योंकि अंबेडकर के भाषण में जातीय सोपान क्रम के स्रोत के रूप में वेदों की भी आलोचना की गई थी। फुटनोट 78। एनालिसिस ऑफ कास्ट, पेज नंबर 21। आर्य समाज की नजर में वेद ही हिंदू धर्म के सर्वोपरि ग्रंथ थे, तो उनकी बुराई वो कैसे बर्दाश्त कर लेता। तो इससे पता चलता है कि आर्य समाज भी जो है वो एक छलावे से ज्यादा कुछ नहीं था अस्पृश्यों के मामले में। अंबेडकर को भेजा गया निमंत्रण रद्द कर दिया गया। इससे आर्य समाजियों के प्रति अंबेडकर का संदेह और गहरा हुआ। अंबेडकर लाहौर में जो भाषण नहीं दे पाए उसमें आर्य समाजवादियों के बारे में एक दिलचस्प पैराग्राफ मिलता है। हमने जाति का विनाश पूरा पढ़ा था शब्द दर शब्द। मुझे उम्मीद है अब जो पैराग्राफ में पढ़ने वाली हूं वो आप भूले नहीं होंगे। सुधारकों का एक समूह ऐसा है जिसके आदर्श विद इन ब्रैकेट मेरे आदर्शों से भिन्न हैं। वे आर्य समाजियों के नाम से जाने जाते हैं और फिलहाल प्रचलित 4000 जातियों की बजाय चातुर्वर्ण्य या समाज का 4 वर्गों में विभाजन उनकी आदर्श सामाजिक व्यवस्था है। अपनी कल्पना को एक और आकर्षक बनाने और विरोध को धाराशायी करने के लिए चातुर्वर्ण्य के हिमायती बड़ी सावधानी से इस बात पर जोर देते हैं कि उनका चातुर्वर्ण्य जन्म पर नहीं बल्कि गुण पर आधारित व्यवस्था है। मैं स्पष्ट कर दूं कि इस वर्ण व्यवस्था के गुणों पर आधारित होने के दावे के बावजूद यह एक ऐसा आदर्श है जिसको मैं खुद स्वीकार नहीं कर सकता। फुटनोट 79। एनालिसिस ऑफ कास्ट, पेज नंबर 67। अंबेडकर का मानना था कि व्यक्तिगत मूल्यों के आधार पर 4000 जातियों को 4 वर्णों में बांटकर जाति व्यवस्था को चातुर्वर्ण्य में रूपांतरित करना असंभव है, क्योंकि ऊंची जातियों के लोग सामाजिक
हैसियत के निर्धारण के लिए मेरिट या गुण दोष को कभी कसौटी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये जो सवर्ण लोग हैं वो हमेशा फेयर कंपटीशन से डरते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें खुद पर विश्वास ही नहीं है कि वो मेरिट को compete भी कर सकते हैं अस्पृश्यों की। इसके अलावा इस तरह के रूपांतरण का एक निहितार्थ यह था कि पहले हमें जाति व्यवस्था को नष्ट करना होगा। मगर मान लें कि जाति व्यवस्था को गुणों पर आधारित वर्णों की व्यवस्था में रूपांतरित करना संभव है, तो भी अलग अलग वर्णों के साथ जुड़े परंपरागत सामाजिक कार्य समस्या पैदा करते रहेंगे, क्योंकि उदाहरण के लिए बौद्धिक गतिविधियों पर ब्राह्मण का ही वर्चस्व बना रहेगा, जबकि शूद्र आगे भी खेती बाड़ी और ऊंची जातियों की सेवा ही करते रहेंगे। तो एनिलिएशन ऑफ कास्ट का जो थर्ड पॉइंट है वो इसी चीज के ऊपर फोकस करता है कि आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आपके सामने जाति की समस्या मुंह बाएं खड़ी रहेगी। किसी भी आप एरिया में या किसी भी फील्ड में आप बढ़ने की सोच लें, लेकिन आपको जाति से निपटे बगैर आप उस एरिया में बढ़ ही नहीं सकते। ऐसा डॉक्टर अंबेडकर का मत था और मुझे लगता है कि उनका मत बिल्कुल सही था। अगर किसी वर्ण की स्वतंत्रता वंशानुगत नहीं है तो भी इस तरह के विशेषज्ञीकरण से सामाजिक गतिशीलता में भारी रुकावट तो पैदा होगी ही। पंजाब के आर्य समाजियों द्वारा उनके भाषण के पाठ को खारिज किए जाने से भी पहले अंबेडकर ने उनके सुधारवाद की गंभीरता को लेकर अपने संदेह व्यक्त कर दिए थे। अंबेडकर को चातुर्वर्ण्य की उनकी व्याख्या ऊंची जातियों द्वारा मूल रूप से सौपानिक समाज व्यवस्था को बनाए रखने की एक चाल दिखाई देती थी। तो अंबेडकर बहुत पहले ही ये समझ चुके थे कि आर्य समाज में भी जो चातुर्वर्ण्य व्यवस्था की वे लोग बात करते हैं, जो तथाकथित सो कॉल्ड गुणों पर आधारित कही जाती है, वो महज एक छलावा है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। क्योंकि उनका विश्वास भी जो है वो वेदों में ही था कि वेदों की तरफ लौट चलो, जबकि अंबेडकर कहते हैं कि सबसे पहले इन्हीं वेदों को खारिज करना चाहिए, इन्हीं को आग लगानी चाहिए। लिहाजा अंबेडकर का सामना दो तरह के सुधारकों से था, आर्य सामाजिक किस्म के सुधारक और गांधी, जिनमें अंबेडकर को अपने कथन को व्यवहार में उतारने के प्रति गहरी हिचकिचाहट दिखाई देती थी और जो जाति को एक अलग नाम देकर उसे बचाए रखने की पाखंडपूर्ण चेष्टाओं में लिप्त दिखाई देते थे। तो जाति को उन्होंने हरिजन नाम दे दिया था, जिससे खासा विरोध था अंबेडकर का। और उसी तरीके से हमने देखा था कि किस तरह से एंटी अनटचेबिलिटी लीग को उन्होंने हरिजन सेवक संघ में कन्वर्ट कर दिया था। और अंबेडकर नहीं चाहते थे, हरिजन के होने का मतलब वे समझते थे कि अस्पृश्यों की वंशावली को नष्ट कर देना, प्लस ये डेरोगेटरी भी था। 30 के दशक में अंबेडकर ने अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग पर एक खास राजनीतिक रणनीति का पक्ष लिया, मगर जब गांधी उनकी सारी मांगों को ध्वस्त करने में कामयाब हो गए तो उन्हें अपनी इस पद्धति के औचित्य पर भी सवाल उठाना पड़ा। जैसा कि अगस्त 1933 में उन्होंने लिखा था, जैसे ही इस गोल में सम्मेलन का काम खत्म हो जाएगा मैं खुद राजनीति से बाहर हो जाऊंगा, फुटनोट 80, और खुद को पूरी तरीके से अपने पेशे में झोंक दूंगा, फुटनोट 81। दोनों को मैं एक साथ पढ़ देती हूं। फुटनोट 80, यहां वे तीसरे गोल में सम्मेलन की तरफ इशारा कर रहे हैं। और फुटनोट 81, लेटर ऑफ अंबेडकर टू दत्तोबा ऑफ अगस्त 3, 1933, प्राइवेट पेपर्स ऑफ अंबेडकर, NMML, माइक्रोफिल्म सेक्शन, रील नंबर 2, फाइल नंबर 3। मतलब एक समय तो ऐसा था जब अंबेडकर का खुद का विश्वास भी अपने ऊपर से डगमगाने लगा था कि उनकी जो सारी कोशिशें हैं उसे कोई समझने को तैयार नहीं है, यहां तक कि उनका अपना समाज भी उन कोशिशों को नहीं समझ रहा था। और यही हालत इस वक्त अंबेडकर नामा की भी है। जितना भी ओरिजिनल राइटिंग्स आप पढ़कर सुना दीजिए, लोगों को ये लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, हमको कुछ समझ ही नहीं है। और ये ऐसे लोग बोलते हैं जिन्होंने खुद शायद कभी अंबेडकर को पढ़ा ही नहीं है। अब राजनीतिक कार्रवाइयों में उनका विश्वास डगमगाने लगा था। एक समय वह खुद को अस्पृश्यता के कलंक से मुक्त करने के लिए किसी और धर्म में जाने पर भी विचार करने लगे थे। मगर इन उतार चढ़ावों के बाद भी अंबेडकर एक राजनीतिज्ञ ही रहे। 1934 में नासिक में अपने 15,000 अनुयायियों के सामने उन्होंने ऐलान किया कि आगामी सुधारों (1935)
का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में उन्हें अर्थात दलितों को अपना राजनीतिक भविष्य तय करने में एक अहम भूमिका अदा करने के लिए बुलाया जाएगा, ऐसा उनका विश्वास था। फुटनोट 82, द टाइम्स ऑफ इंडिया नवंबर 21, 1934, in source material on Dr. Ambedkar and the movement of untouchables, volume 1, Bombay Government of Maharashtra 1982, page 124। इस बीच अंबेडकर नए संस्थानों का खेल खेलने का फैसला ले चुके थे। 1935 के सुधार जिन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल पर नई जिम्मेदारियां डाल दी थी, उन्होंने मताधिकार के दायरे को भी विस्तार दिया और अस्पृश्यों को पूना पैक्ट में निर्धारित आरक्षित सीटों का कोटा भी दिया। इस नई व्यवस्था के अनुसार होने वाले आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए अंबेडकर ने 1936 में अपनी पहली राजनीतिक पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी यानी कि ILP की स्थापना की। तो आज का ये एपिसोड हम यही विराम देते हैं और अगले एपिसोड से हम जो है 5th चैप्टर की शुरुआत करेंगे। 4th चैप्टर का ये अंतिम एपिसोड था। तो तब तक मुझे आज्ञा दीजिए और इंतजार कीजिए 5th चैप्टर तक का। अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।